हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो वेयर I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस के ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में कुछ हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड। सो देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में सारा लेक्चर हमारा रहने वाला है। जो डिग्रीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड किस तरीके से उनका कर्व यहाँ पर बनेगा वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड इन मार्केट फॉर अ कमोडिटी इज ग्रेट और स्मॉल एज द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिश मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करता है कि जो चेंज हुआ है डिमांड में, अब प्राइस के कम चेंज होने से डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गई या प्राइस के बहुत ज्यादा चेंज होने से डिमांड कम चेंज हुई है, उन सारे चेंजेस को यहाँ पर हम देखते हैं। डिफरेंट कमोडिटी हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो जाहिर सी बात है भाई, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं तो उन सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। Some commodities have more elastic demand than others, while other commodities have relative elastic demand. So यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ commodities ऐसी होती हैं जो दूसरी commodities से ज्यादा elastic demand उनकी रहती है and कुछ commodities ऐसी होती है जिनकी relative elastic demand रहती है। Elasticity of demand range from 0 to infinity. It can be equal to 0, 1, less than 1, greater than 1 and equal to unity. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारी elasticity of demand है उसकी रेंज कहां से लेके कहां तक रहती है। तो जैसे कि हमने डिग्रीज जो देखी थी उसमें 0 से लेके इंफिनिटी तक रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है और इन्फिनाइट भी हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ डिग्री है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी कहलाती है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ स्लाइट चेंज इन प्राइस लेस टू इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होती है जहां पर प्राइस में बहुत स्लाइट सा चेंज हो। स्लाइट सा मतलब हल्का सा, बिल्कुल, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी की वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? सो ये जो है वाई एक्सिस वो हमारी प्राइस से शो होगी, ठीक है, प्राइस, एंड एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड से, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर शो करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। सो इसका किस तरीके से बनेगा कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक तरीके से हम मान लेंगे कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, बहुत ही स्लाइट सा चेंज है, बट क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इसका किस तरीके से कर्व बनाएंगे? देखो, प्राइस में बहुत स्लाइट सा चेंज बोला है, इट मीन्स कि हम उसको कांस्टेंट मान लेंगे एंड जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो इनफिनाइट तक चेंज हो रही है। सो इसका जो कर्व बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, पैरेलल बनेगा क्वांटिटी डिमांडेड के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। देन सेकंड पॉइंट हम देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो होती है हमारी 0 के बराबर। परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक जो होगी वो इनफिनाइट होगी, इन इलास्टिक जो होगी वो 0 के बराबर होगी, ठीक है। द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। कब होगी परफेक्टली इन इलास्टिक? डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती है। तो एक तरीके से हम ये मानेंगे कि डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, सेम रह रही है, बट प्राइस चेंज हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से लेते हैं, वाई एक्सिस जो है वो प्राइस शो कर रही है एंड एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी डिमांड शो कर रही है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड डिमांडेड, ठीक। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही है, प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो प्राइस चेंज हो रहे हैं तो आपका जाएगा वर्टिकल,
ठीक है, आपका प्राइस की जो लाइन है उससे पैरेलल रहेगा। क्यों? अब देखो, जैसे प्राइस अगर आप इस तरीके से देखोगे 1 2 ठीक है 3 4 ठीक, एंड ये है आपकी क्वांटिटी डिमांड। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट वाले को देखना है, परफेक्टली इनइलास्टिक वाले को। यहाँ पर ये जो आपकी लाइन जा रही है, तो इससे क्या शो हो रहा है कि पहले प्राइस यहाँ पर 1 थे, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, तो इस तरीके से प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, इसका कैसे जाएगा, वर्टिकल जाएगा। एंड इसी तरीके से आप देखोगे परफेक्टली इलास्टिक का, अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 ठीक है 2 एंड यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4, एंड क्वांटिटी डिमांड इस तरीके से देखोगे तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर चेंज होती जा रही है, ठीक है 1 2 3। तो इसमें क्या है, इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बहुत हल्का सा चेंज होता है, उससे क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। सो ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक एंड ये हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी से समझ में आ जाना है कि इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक मीन्स कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के बराबर है। डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटीज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। यहाँ पर बोला है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है एंड उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, सो वो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो वहां पर 1 आ जाएगा हमारा। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके प्राइस पहले जो थे 10 थे, अब वो डिक्रीज होके 5 हो गए, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हुए तो डिमांड जो होगी इंक्रीज होगी। तो अगर 10 प्राइस थे तब 20 यूनिट सेल हो रही थी, अब कितनी हो गई, जब प्राइस डिक्रीज हो गए तो वहां पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, सो ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो अगर इन दोनों की परसेंटेज जो है इसकी और इसकी चेंज की, यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर आया 20, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज जो है वो अगर सेम आती है दोनों की, जैसे मान लो अगर परसेंटेज निकाली है, जो भी प्रोपोर्शन है वो इस तरीके से आया 5/5, ठीक है, तो इसको अगर हम कट करेंगे यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो जहां पर भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल हो जाएगी, दोनों में चेंज जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो वहां 1 हो जाएगी। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी 1 होगी तब वहां पर कर्व किस तरीके से बनेगा आपका। सो ये हमारा प्राइस हो गया एंड ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर किस तरीके से शो होगा, कर्व जो जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा डिमांड का जब हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक या हम कह सकते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। जो परसेंटेज चेंज दोनों चीजों में हो रहा है, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो जब क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज प्राइस के परसेंटेज चेंज से ज्यादा होगा तब हमारा होगा यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि अगर हम माने कि परसेंटेज चेंज डिमांड में जो है वो 15% आया और प्राइस में जो है वो 10% आया, तो यहाँ पर प्राइस का जो परसेंटेज चेंज है वो कम है एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा कैसा आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आएगी। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को किस तरीके से शो करेंगे कर्व पर। सो ये हो जाएगा हमारा प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड एंड ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारा क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज जो है वो डिमांड में ज्यादा है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा होगा। तो इसका इस तरीके से बन जाएगा, अगर प्राइस मान लो यहाँ पर 5 10 15, ठीक है, एंड 5 10 50, ठीक, तो अगर 15 प्राइस थे यहाँ पर 5 यूनिट्स उसकी सोल्ड होती थी, ठीक है। अब अगर वो 10 का हो गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी, ठीक है, 15 हो गई है। तो यहाँ पर ये जो चीज आ रही है ये आ रही है चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन प्राइस, एंड ये वाली जो चीज आ रही है ये आ रही है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप देख साफ साफ दिख रहा है कर्व में कि चेंज इन प्राइस जो है वो कम है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो है वो ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही करके हम बनाएंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आ रहे हैं हमारे,
ठीक है, ये वाले, इससे हमारा डिमांड कर्व यहाँ पर बन के आ जाएगा एंड ये होगा हमारा मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्राइस जब कम चेंज होगा उससे क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक, 1 से जब कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज से कम होगी। तो यहाँ पर किस तरीके से कर्व बनाएंगे, ये आ जाएगा हमारा प्राइस एंड ये आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। अब देखो साफ साफ पता लग रहा है कि क्या बोला है लाइन में कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम चेंज हुआ है, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है। सो ये हम एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से 5, 10, 15, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, 5, 10 एंड 15, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस जो है वो ज्यादा चेंज हुआ है एंड क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हुआ है। सो प्राइस अगर यहाँ पर मान लो 15 था तो अगर 5 रहती है, ठीक है, वहां पर डिमांड जो है वो 5 रहती है, 15 प्राइस पर 5 यूनिट डिमांड थी एंड यहाँ पर जब प्राइस डिक्रीज होके 5 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 10 हो गई, ठीक है। डिमांड जो बढ़ी वो थोड़ी सी बढ़ी बट प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा है एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड का जो चेंज आया वो कम आया है प्राइस के चेंज से। तो इस तरीके से हम बना लेंगे रिलेटिव एंड इलास्टिक डिमांड का कर्व। सो ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया डिमांड कर्व एंड यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी हो जाएगी लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। ये हो गई हमारी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, द कंज्यूमर्स इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिटर्मिनेंट्स देखे थे डिमांड के, उसमें एक डिटर्मिनेंट आपका इनकम भी होता है। तो इनकम से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पर, बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर बोला है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम जो होती है वो इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे उसकी इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है, ठीक है। द डिमांड फॉर कमोडिटी and consumers income is directly related to each other unlike price demand relationship। यहाँ पर क्या बोला है कि इनकम का जो रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ में वो कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर बोले डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट का मीन्स कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी, वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पर बोला है अनलाइक प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप की तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इन अदर वर्ड्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी देखी तो उसमें हम डिमांड के साथ किस चीज को लेते थे, प्राइस को। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इनकम इलास्टिसिटी है, तो डिमांड किस तरीके से चेंज हो रही है, इनकम के चेंज होने से, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर चेंज इन इनकम देखेंगे एंड चेंज इन डिमांड देखेंगे कि इनकम की वजह से जितनी डिमांड चेंज हुई। तो इनकम इलास्टिसिटी किस तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन परचेज ऑफ अ कमोडिटी, कितना कमोडिटी के डिमांड में या परचेजिंग में यहाँ पर चेंज आया है, एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम। जैसे मान लो किसी भी इंडिविजुअल की यहाँ पर इनकम 10,000 थी, तब वो किसी भी एक प्रोडक्ट के 50 यूनिट्स खरीदता था। अब उसकी इंक्रीज होके 50,000 हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसके यूनिट्स इंक्रीज कर देगा, 100 यूनिट्स खरीदना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में, वो चेंज का प्रोपोर्शन हम निकाल लेंगे, वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The income elasticity of demand can be calculated by either point or arc method। point और arc method से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे वो आपको फॉर्मूला गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन इनकम एंड इनकम। यहाँ पर y जो है आपका वो इनकम को शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम एंड ओरिजिनल इनकम अपॉन क्वांटिटी। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम एंड इनकम अपॉन
क्वांटिटी। सो इस तरीके से पॉइंट और आर्क मेथड से भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी के बेस पर जो गुड्स है उनको कैसे यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। कुछ टाइप के गुड्स दे रखे हैं, उनको समझना जरूरी है। वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई वेरियस गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है, इनकम इलास्टिसिटी है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको बताया गया है। फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजुअली परचेज बाय कंज्यूमर एज हिज इनकम इंक्रीज। जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो जो वो गुड्स खरीदना इंक्रीज करता है वो नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं। नॉर्मल गुड्स के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी मतलब कि जो जरूरत की चीजें होती है वो नेसेसिटी goods कहलाएंगी। A good with an income elasticity less than 1 and which claim declining proportion of consumer income as he become richer is called necessity goods। necessity goods मतलब कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे necessity goods की elasticity यहाँ पर कम होती जाती है। एंड luxurious goods क्या होते हैं? luxurious goods वो होते हैं जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, वही उनको अफोर्ड कर पाता है। जो लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। A good having income elasticity more than 1, इसमें हमारी क्या होती है? more than 1 होती है। and which therefore bulk larger in consumer budget as he become richer is called a luxury good। मतलब जो कंज्यूमर का एक एवरेज कंज्यूमर का जो बजट होता है उससे बहुत ज्यादा बाहर होते हैं लग्जरी गुड्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई भी एक कंज्यूमर रिच हो जाता है तब वो उनको खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। देन नेक्स्ट है कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स कौन से होते हैं? जो अपने कंफर्ट के लिए यूज किए जाए। कंफर्ट गुड्स आर दोज गुड्स वेयर चेंज इन इनकम लेड्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है चेंज इन डिमांड में और चेंज इन इनकम। यानी कि इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कंफर्ट गुड्स की इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल लेके देखे जाए तो नेसेसिटी गुड्स क्या है भाई? यहाँ पर हो जाएगा वीट, ठीक है, फ्लोर जो होता है वीट फ्लोर, एंड राइस जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं, सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, शुगर हो गई, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नेसेसिटी गुड्स हैं, हर नॉर्मल इंसान यूज करता है। लग्जरियस गुड्स में आ जाएगा जैसे प्राइवेट जेट, ठीक है, प्राइवेट जेट हो गया, तो वो बहुत ज्यादा जो अमीर है वो लोग सिर्फ खरीद सकते हैं। कंफर्ट गुड्स में आ जाएगा जैसे भाई कोई एक नॉर्मल जिसकी अच्छी खासी इनकम है, मतलब बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, अपने कंफर्ट के लिए जैसे कार खरीद ली, ठीक है, या फिर बहुत अच्छा सा बेड खरीद लिया। तो यहाँ पर कंफर्ट गुड जो अपनी कंफर्ट के लिए यूज किए जाए, ठीक है, तो वो होते हैं कंफर्ट गुड। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें हो गई, वो हमारी कंफर्ट गुड्स में आ जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंफीरियर गुड्स और न्यूट्रल गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स where consumer buy less of goods as his income increases। inferior goods वो goods होते हैं जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो खरीदना कम कर देता है। inferior goods एक तरीके से हम कह सकते हैं चीप क्वालिटी गुड्स, ठीक है। अब किसी भी पर्सन की इनकम जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी तब वो उन गुड्स को यूज करता था, अब उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो और बेटर गुड्स को अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, तो वो उन गुड्स को छोड़ देता है, ठीक है। तो वहां पर ये बोला है कि जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। गुड्स हैविंग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आर नोन एज इंफीरियर गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी जो होती है इंफीरियर गुड्स के साथ वो कैसी होती है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर इनकम किसी की इंक्रीज हो रही है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स मतलब जिनकी सेम रहती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। When a change in income of a consumer bring no change in the quantity demanded of a commodity। जब किसी भी पर्सन की इनकम कम हो रही है या ज्यादा हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो डिमांड है न्यूट्रल गुड्स की वो सेम रहती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर सॉल्ट, राइस, पल्सेस जो हमने लिया, हर कोई खाता है उसको, चाहे वो 10,000 कमाता हो चाहे वो 10 लाख कमाता हो, ठीक है। सो यहाँ पर हर कोई ये सारे गुड्स खरीदता है तो ये न्यूट्रल गुड्स कहलाते हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड इन रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। अब यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोला है कि वो डिग्री देखता है, वो डिग्री चेक करता है यहाँ पर कि एक गुड
में क्या चेंज आया, उसकी डिमांड में क्या चेंज आया किसी दूसरे के प्राइस के कम होने से या बढ़ने से। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि टी और कॉफी जो है, तो अगर टी के जो पहले प्राइस थे वो 5 रुपए थे, ठीक है, तो इसकी कस्टमर जो थे, क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 10 थी, ठीक है। अब इसके प्राइस इंक्रीज हो गए, 7 हो गए, तो इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कॉफी का जो प्राइस है, अगर कॉफी का प्राइस पहले 10 था, अब कॉफी का प्राइस कम होके 7 हो गया, तो इसके प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है। दूसरी चीज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, दूसरे किसी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से, जैसे एक्स हम मान लेते हैं टी को और वाई मान लेते हैं कॉफी को, ठीक है। तो एक्स की डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, कॉफी के कम होने से, कॉफी के प्राइस जो है वो कम हो रहे हैं। तो अगर कॉफी के प्राइस कम होंगे तो भाई जो लोग चाय पीते हैं वो कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो क्वांटिटी डिमांड जो टी की होगी वो कम हो जाएगी। तो वो देखते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी में, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी में 2 पॉइंट आपके सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री। इफ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स आर पॉजिटिव, द गुड्स हैड टू बी सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। अगर पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। सब्स्टिट्यूट मींस जो एक की जगह पर हम दूसरा यूज कर सकें, जैसे हमने टी कॉफी का एग्जांपल लिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स आर नेगेटिव, द गुड्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। जब दोनों के बीच इलास्टिसिटी जो है वो निगेटिव होगी तब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ में यूज किए जाए, जैसे पेन और इंक, ठीक है। तो अगर इंक के प्राइस बढ़ते हैं पेन के भी बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। एक प्रोडक्ट की डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ता है, चेंज होता है किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रमोशनल नाम से समझ आ रहा है, प्रमोशनल, प्रमोशन कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग से। सो एडवर्टाइजिंग जो होता है हमारा डिटर्मिनेंट जो डिमांड को इफेक्ट करता है, तो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पर बोला भी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इन मॉडर्न टाइम एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन लेड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रमोशनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। क्या बोला है यहाँ पर कि मॉडर्न टाइम में, यानी कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब उस पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए उसको प्रमोट करता है, उस पर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करता है, ठीक है। तो वहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कुछ इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशनल इलास्टिसिटी जो है उसमें क्या शो होता है, क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में जो चेंज हो रहा है, मतलब उसके प्रमोशन के लिए, उसके एडवर्टाइज करने के लिए, ऐड करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको शो करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट पर उस प्रोडक्ट के कितना खर्चा किया गया है उसमें क्या चेंज हुआ है, उन दोनों का प्रोपोर्शन आएगा निकल के प्रमोशनल इलास्टिसिटी। सो ये था हमारा आज का जिसमें हमने देखा डिमांड एनालिसिस के बारे में। डिमांड एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। सबसे पहले डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या डिग्रीज होती हैं वो हमने देखी। परफेक्टली इलास्टिक एंड देन परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। देन नेक्स्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है एंड उसके क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कुछ कॉमन गुड्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। एंड देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लास्टली प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये था हमारा डिमांड एनालिसिस का लेक्चर एंड यहाँ पर हमारे डिमांड एनालिसिस के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।